हे गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2 दैट इज डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी। एवरीथिंग अबाउट डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स कॉन्सेप्ट टू इट्स न्यूमेरिकल्स। तो हमने ऑलरेडी बेसिक बातें कर रखी है रिगार्डिंग डाइपोल इन प्रीवियस लेक्चर्स, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क ऑन ए डाइपोल एंड हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो ये सारी चीजें बेसिक बातें हमने ऑलरेडी कर रखी है, सारे डेरिवेशंस भी कर रखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज का जो लेक्चर होगा दैट विल स्पेशली फोकस ऑन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेंथन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक सी बातें देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको कि मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मेरे पास इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है जिसपे चार्ज इधर प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। जो नीला रंग है उसको मैं प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा और जो लाल रंग है उसको मैं माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा अभी से लेके बाद तक। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक डाइपोल है जिसके बीच का सेपरेशन इज 12 सपोज। तो इसका डाइपोल मोमेंट हमने ऑलरेडी देखा था कि डाइपोल मोमेंट हम लोग डिफाइन कर रहे थे चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज, दैट इज क्यू इंटू 12, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इतनी बेसिक बातें हमें डाइपोल के बारे में पता है। ठीक है, P दैट इज माई डाइपोल मोमेंट, इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज माई डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इस पे फोर्सेस की, तो कौन कौन से इस पे फोर्स लग रहे हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, दैट मींस इस पे कुछ फोर्स लग रहे होंगे। अगर मैं इसके फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो Q इंटू ई, एक तो इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा होगा और दूसरा फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट इज Q इंटू ई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं इसमें बोलूं कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ नेट इस पे कितना है इस डाइपोल पे, तो हम लोग बोलेंगे एफ नेट इज 0, क्योंकि क्यू ई माइनस क्यू ई दैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें नेट फोर्स इज 0, डाइपोल पे नेट फोर्स इज 0, बट हम लोग बोलेंगे कि इसमें नेट टॉर्क है, टॉर्क नेट इज एग्जिस्ट, टॉर्क नेट एग्जिस्ट। ठीक है, और वो हम लोगों ने डिफाइन कर रखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने देखा था कि टॉर्क नेट को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, P क्रॉस E से, वेयर P इज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। वेक्टर इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड हमने इस तरह से डिफाइन किया है। तो टॉर्क नेट इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये तो हो गई डाइपोल मोमेंट में फोर्स और टॉर्क की बात। अब अगर हम लोग इसमें बात करें रिगार्डिंग वर्क डन, तो वर्क डन अगर हम लोग इन जनरल अगर वर्क डन बात करें, बाकी रिमूव कर रहा हूं, वर्क डन बाय ये फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय ये फोर्स। सपोज एक फोर्स है, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कराया S, तो हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं वर्क डन, वर्क डन हम लोग डिफाइन करते हैं F डॉट S। ये लेकिन तभी हम लोग डिफाइन करते हैं जब दिस माई F वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर होता है तभी हम लोग सिंपली F डॉट S बोलते हैं। अगर F मेरा वेरी कर रहा है, स्पेस में वेरी कर रहा है F वेक्टर, तो वर्क डन हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, इंटीग्रल ऑफ F डॉट, अगर सपोज x डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ F डॉट dx। तो इस तरह से हम लोग वर्क डन को डिफाइन करेंगे। अब अगर हम लोग डाइपोल का वर्क डन को डिफाइन करना चाहें कुछ इस तरीके से, तो देखो डाइपोल जो है वो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है। डाइपोल का अगर हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं मैं, ट्रांसलेशन मोशन, इसका कुछ ट्रांसलेशन मोशन तो हो नहीं रहा है, तो नो ट्रांसलेशन मोशन, नो ट्रांसलेशन मोशन। तो इसमें वर्क डन कैसे हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन, वर्क डन इसमें हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं मेरे पास बस, बट इसमें रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन की वजह से इसमें वर्क डन हो रहा है। और इसमें हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, डाइपोल में वर्क डन हम लोग निकालेंगे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम लोग जैसे ई फील्ड में रखा हुआ है, तो ई फील्ड में रखा हुआ है तो इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन होगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टाउ डॉट डी थीटा। जैसे F डॉट dx हमने डिफाइन किया, उसी तरह से हम लोग टॉर्क डॉट डी थीटा डिफाइन कर रहे हैं। और जैसे वर्क डन हम लोग कहीं से कहां तक, सपोज x1 से x2 इस तरह से कुछ डिफाइन करते हैं, कहीं इसको डिस्प्लेस किया फ्रॉम x1 टू x2, उसी तरह से ये तो ट्रांसलेशन मोशन की बात हो गई। अगर हम लोग रोटेशन में बात करेंगे तो θ1 टू θ2, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस θ1 एंड θ2 और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क के टर्म्स में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग डाइपोल में देखें तो जो टॉर्क है, हम लोग ने ऐसा क्यों लिखा, टॉर्क इनटू थीटा डायरेक्टली लिख सकते थे, बट टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट हियर इन द केस ऑफ डाइपोल। हर एक थीटा पे, हर पोजीशन ऑफ डाइपोल पे, सपोज डाइपोल का पोजीशन ये हो गया, घूम गया डाइपोल इस तरह से घूम गया, तो घूम गया तो उसमें अगर मैं बोलूं कि उसका थीटा चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी और P की डायरेक्शन जो
डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये थी, तो उनके बीच का थीटा चेंज हो जा रहा है और टॉर्क इसी तरह से वेरिएबल होगा मेरे पास, दैट इज पीई साइन थीटा। तो थीटा के चेंज होने की वजह से टॉर्क भी चेंज होता जा रहा है, इसलिए हम लोग इसका जो टॉर्क, इसका जो वर्क डन रहेगा इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल वर्क डन, तो हम लोग कुछ इस टर्म्स में इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, दैट इज टॉर्क डी थीटा, इंटीग्रल ऑफ टॉर्क डी थीटा। तो इस तरह से हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें टॉर्क किस तरह का टॉर्क लग रहा है। तो हमने देखा था कि इसमें सपोज ये फोर्स है मेरे पास में, एक फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू ई, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और दूसरा फोर्स दैट इज एफ इक्वल्स टू क्यू ई, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये एक कपल टॉर्क की तरह बिहेव करता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी, और ये अपने जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सपोज पॉइंट ओ है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरह से वो, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो वो इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में इस तरह से रोटेट करेगा, जिसको कि हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। अब ये अगर इस सेंस में रोटेट कर रहा है, तो इसके लिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, ये फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इसको रोटेट कर रहा होगा, जो कि परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस, ठीक है। फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इसको मूव करा रहा होगा, मतलब रोटेट करा रहा होगा फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। सपोज दिस इज थीटा, तो दिस इज थीटा, तो फोर्स का ये कंपोनेंट इसको रोटेट करा रहा है। एंड टॉर्क जो हम लोग देखे थे, दैट वाज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, दिस वाज द टॉर्क। तो ये तो हो गई बेसिक बातें। अब इस पे अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करना चाहें, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी हमने किस तरह से डिफाइन किया था, जो हमने बेसिक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को ध्यान करो, बेसिक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमने किस तरह से डिफाइन किया था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमने वो सारी बातें की थी कि हम लोग इन्फिनिटी से कोई चार्ज को लाएंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और ऐसा लाएंगे कि हम लोग बहुत स्लोली लेके आएंगे। तो इन सारे टर्म्स में हम लोग वर्क डन को और पोटेंशियल एनर्जी के हम लोग रिलेशन को देखे थे। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं कि मतलब अगर हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस की मदद से अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस में हम लोग टॉर्क इतना देंगे, इतना टॉर्क हमारे पास रहेगा, जैसे ये वाला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, तो दिस इज टॉर्क, मेरा टॉर्क एक्सटर्नल इंटू डी थीटा रहेगा, और ये जो टॉर्क एक्सटर्नल रहेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क के जैसे इसके बराबर ही रहेगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग उसको घुमाते हैं, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी डिफाइनिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। तो यहाँ पे जो टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा वो कुछ इस तरह से हम लोग देंगे इनटू डी थीटा, और इसमें वर्क डन, जो भी वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन होगा विच इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, वही इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये बेसिक सी बातें, ये बेसिक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, और उसी के बेसिस पे हम लोग अभी यहाँ पे सब कुछ डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमने ये चीज यहां से बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल यू, ये कंडीशन हम लोग अभी भी यहां पे लगा सकते हैं, वेयर यू इज दिस इज इक्वल टू, दिस इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार की तरह ये मेरे पास में ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। अब इसको हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, इसके पोटेंशियल एनर्जी को देखो हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू, हम लोग क्योंकि ये किस तरह का वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन हो रहा है रोटेशन के टर्म्स में, ठीक है, रोटेशनल वर्क डन हो रहा है, तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टॉर्क डी थीटा। सपोज हम लोग हम इस पे वर्क डन ऐसा हुआ कि इसका इनिशियल पोजीशन वाज, सपोज ये डायपोल का इसके साथ एंगल सपोज था θ1, और वर्क डन होके ये इधर इतना घूम गया, दैट इज θ2 घूम गया। पहले इसका रेफरेंस पोजीशन था, सपोज मेरा रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस था, तो इससे इनिशियली डायपोल वाज अलाइंड टू एट एन एंगल ऑफ θ1, देखो यहां से अलाइंड था इसका अलाइनमेंट, और बाद में जाके वो θ2 अलाइन हो गया। तो अब हमें इसमें बेसिकली देखना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, ठीक है, टॉर्क इंटू डी थीटा, दिस इज टॉर्क इंटू डी थीटा। उसको θ1 से लेके θ2 तक मूव कराने में जितना वर्क डन हुआ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट विल बी स्टोर्ड एज नेगेटिव टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये तो बेसिक सी बातें हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब टॉर्क इसमें कितना है, टॉर्क हमने पता है दिस इज पीई साइन थीटा, ये कहां से आ गया भाई पी साइन थीटा, तो टॉर्क हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है पी क्रॉस ई, इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट विल बी पीई साइन थीटा, दैट विल बी फ्रॉम θ1 टू θ2, ठीक है। अब देखो
ये θ1 से θ2 जब घुमा रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, P क्रॉस E। P क्रॉस E से ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में है तो ये इसको किस सेंस में घुमा रहा है, ये देखो। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये इसको घुमाना किस डायरेक्शन में चाह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको किस डायरेक्शन में। तो ये देखो, अगर मैं बोलूं यहां से मेरे पास जो फोर्स लग रहा है ये दैट इज QE इधर, और इस पे जो नेट इसको घुमाना चाह रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। नेट इस डायपोल को क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना चाह रहा है जो हमने देखा था, बट हमने डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में माना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो टॉर्क होगा, ये जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन विल बी एक नेगेटिव साइन यहां पे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क जो है इसको क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना चाह रहा है, बट हमने डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया हुआ है, इसलिए एक नेगेटिव साइन यहां पर हम लोग लेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू, मैं यहां से लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल। साइन यहां पर पता सही होना चाहिए कि फाइनल डेल्टा U इज फाइनल माइनस इनिशियल, और एक साइन बाहर नेगेटिव में, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा यहां से। और मेरे पास P साइन थीटा को मैं अगर इंटीग्रेट करता हूं तो दिस विल बिकम PE इंटू साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, फ्रॉम θ1 टू θ2, एंड दैट इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम U फाइनल, मतलब क्या हो जाएगा, U फाइनल एट θ2, पोटेंशियल एनर्जी एट θ2। तो U फाइनल को मैं पोटेंशियल एनर्जी एट θ2 बोल देता हूं, क्योंकि θ2 पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इज U फाइनल, और इनिशियल पोजीशन को मैं θ1 वाला U बोल देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एट θ1, एंड दैट इज इक्वल टू, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा PE cos θ1 माइनस PE cos ऑफ θ2। तो ये मेरे पास में बेसिकली इक्वेशन आ चुका है। अब इस इक्वेशन को हम लोग आगे देखते हैं, P cos θ1 माइनस P cos θ2 इज इक्वल टू U θ2 माइनस U θ1। तो इसको हम लोग आगे लिखते हैं, PE cos ऑफ θ1 माइनस PE, सॉरी दिस इज PE cos ऑफ θ2 दैट इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आया था, U θ2 माइनस U θ1, U θ2 माइनस U θ1। अब इसमें हम लोग एक चीज और अभी डिफाइन करेंगे। कभी भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं या फिर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, रेफरेंस पॉइंट। और जनरली हम लोगों ने क्या किया था, जो हमने डिफाइन किया था अपने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में हमने डिफाइन किया था, तो पोटेंशियल एनर्जी में हमने देखा था, चार्ज को जब हम लोग लेके आते थे तो हम लोग बोलते थे कि इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी या इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमने जीरो कंसिडर किया हुआ था, उसके रेफरेंस पे हम लोग बात करते थे। जैसे अगर हम लोग mgh किसी भी मास का, किसी भी एक सपोज बॉल का अगर हम लोग mgh पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं तो वो एक रेफरेंस हम लोग ग्राउंड लेवल को जीरो मान के करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें एक रेफरेंस चूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई इन्फिनिटी का तो चक्कर है नहीं, यहाँ पे बस ये इस तरह से घूम रहा है, तो किसी एक पोजीशन को हमको पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, किसी एक थीटा को। तो यहां से देखा गया, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमें जो अच्छा लगे हम लोग वो चूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए। तो हम लोगों ने ये माना कि थीटा इक्वल्स टू π/2 पे हमने ये माना, या फिर स्टैंडर्ड ये लिया गया कि थीटा इक्वल्स टू π/2 पे अगर देखा जाए तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को उस थीटा पे U थीटा विल बिकम जीरो, U थीटा को मैंने जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला रेफरेंस सेलेक्ट किया। अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग ये चीज पुट करें, सपोज मैं बोलूं कि θ1 को मैं बोल दूं θ1 इज π/2, तो मैं बोल सकता हूं U ऑफ θ1 दैट इज इक्वल टू जीरो। सेम चीज हम लोग यहां पे करते हैं, तो PE cos θ1, तो P cos 90 डिग्री, θ1 को मैं अगर 90 डिग्री पुट करता हूं तो PE cos 90 डिग्री दैट इज माइनस PE cos θ2 दैट इज इक्वल टू U θ2 विल बी U θ2 माइनस U θ1 विल बी जीरो, क्योंकि π/2 पुट करेंगे तो U θ1 विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से ये टर्म देखो जीरो हो जाता है, cos 90 जीरो, और मेरे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है U θ2 दैट इज इक्वल टू PE cos θ2। कितना अच्छे तरीके से ये चीज आ गया, इसलिए इसको माना गया रेफरेंस, और कोई भी चक्कर नहीं है इसमें। ये रेफरेंस मानने का बस यही एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे देखो कितना आसान तरीके से किसी भी पोजीशन पे, किसी भी थीटा पे हम पोटेंशियल एनर्जी बहुत आराम तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत दूसरे θ1 के चक्कर भी, θ1 का भी चक्कर हमें पड़ता और वो काफी तकलीफ हमारे लिए होती। तो ये आसान कर देती है चीजों को, एक अच्छा रेफरेंस लेना। रेफरेंस तुम कुछ भी ले सकते हो, कहीं पे भी तुम अपने मन है, बट उसके जो भी बाकी पोटेंशियल एनर्जी को तुमको उसके टर्म्स में डिफाइन करना पड़ेगा। बात ये, जैसे अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे हम लोग mgh ले लो, लेकिन mgh हाइट वाले को 2 mgh लेना पड़ेगा फिर,
उसके रेफरेंस में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो एक रेफरेंस पॉइंट इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रेफरेंस है। और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, अरे सॉरी यहाँ पर एक माइनस साइन छोड़िए, एक पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग इस तरह से डिफाइन किसी भी थीटा टू के लिए डिफाइन कर सकते हैं। और इसको ऑल्टरनेट टर्म्स में बोल सकते हैं यू थीटा टू दैट इज इक्वल टू पी डॉट माइनस पी डॉट ई। ये देखो समझ में आता है क्या, माइनस पी डॉट ई, पी डॉट ई तो एक स्केलर है, उसमें एक माइनस बस हमने लगा था। द पी डॉट ई का मैग्नीट्यूड इज पी कॉस थीटा, पी डॉट ई इज पी कॉस थीटा। तो किसी भी थीटा पे, यू थीटा में जनरल बोल दे रहा हूं, किसी भी थीटा पे हम लोग अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे दैट इज माइनस पी डॉट ई, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस इज पी एंड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डॉट प्रोडक्ट। दिस इज डायपोल मोमेंट and this is electric field and this is my potential energy। तो इस तरह से हम लोग डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी चीज को समझने के लिए और अपने दिल की तसल्ली के लिए भी अगर हम लोग दो केस देख लेते हैं, तो सपोज मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल दो इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट केस एंड दिस इज माय सेकंड केस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास में, और ये मेरे पास में प्लस क्यू है, माइनस क्यू है। और अगर मैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखूं तो डायपोल मोमेंट पहले केस में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। उसी तरह सेकंड केस में अगर हम लोग देखें तो डायपोल ये मेरे पास माइनस क्यू है, दिस इज प्लस क्यू, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। और अगर मैं इसमें निकालना चाहूँ पोटेंशियल एनर्जी पहले केस में, तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट केस के लिए कितना हो जाएगा, यू ऑफ वन में बोल देता हूँ। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस, हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, पी डॉट ई, दैट इज माइनस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ देखो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ई वेक्टर यहाँ पे इस डायरेक्शन में है और पी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कॉस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस के लिए तो u1 इज 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। सेकेंड केस के लिए अगर हम लोग देखें तो माइनस पी डॉट ई हम लोग देते हैं, और पी और ई के बीच का जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस पी ई कॉस ऑफ 0, दैट इज इक्वल टू माइनस पी ई, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2। तो इस तरह से अलग अलग ओरिएंटेशन के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करना चाहें फॉर डिफरेंट थीटा, तो वो हम लोग देखो किस तरह से कर सकते हैं। तो वाई एक्सिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स एक्सिस इज सपोज थीटा। तो देखो थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन मेरे इस डायरेक्शन में है और डायपोल की भी डायरेक्शन मेरे इस डायरेक्शन में, पी वेक्टर की भी डायरेक्शन, तो हम लोग बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 0। जब मेरा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर सपोज ऊपर की तरफ हो गया, पी वेक्टर ऊपर की तरफ, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से अगर मेरा ओरिएंटेशन डायपोल मोमेंट का उल्टा हो गया तो इसमें जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। अगर मैं बोलूं कि ये नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन हो गया पी वेक्टर का, तो उस केस में मैं बोल सकता हूं कि थीटा विल बी माइनस 90 बोल दो या 270 डिग्री बोल दो, ठीक है। तो इस तरह जैसे जैसे मैं अपना पी वेक्टर का ओरिएंटेशन, बेसिकली जो डायपोल है उसका ओरिएंटेशन चेंज करता जाऊंगा, मेरी पी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी और जो थीटा है वो चेंज होगी। और मैं बोल सकता हूं कि u जो हमने डिफाइन किया था दैट इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटा, इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी और हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होता जाएगा। तो अगर इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट का फंक्शन देखना चाहें तो देखो ये दिख रहा है, दिस इज अ कॉस फंक्शन, कॉस का फंक्शन है। तो सपोज मैं बोलूं दिस इज माई 0 डिग्री, एक मैं बना देता हूं दिस इज माई पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई बाई 2, इसको मैं बोल सकता हूं पाई, दैट मीन्स 180 डिग्री या फिर माइनस 180 डिग्री। और मैं इसको अगर प्लॉट करना चाहूं तो देखो किस तरह का प्लॉट आएगा। जब हम लोग 0 डिग्री है तो इस पे कितनी हमने देखा था, थीटा इक्वल्स टू 0 पे हमने देखा था इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस पीई। तो थीटा इक्वल्स टू 0 पे इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस पी, ठीक है। और माइनस पी से होते हुए ये प्लस पी कब होगा, 180 डिग्री पे या माइनस 180 डिग्री पे, 180 डिग्री या माइनस 180 डिग्री पे इसकी जो वैल्यू होगी वो प्लस पी हो जाएगी। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से प्लॉट कर दें, प्लस पी वाले लाइन को और माइनस पी वाले लाइन को अगर हम लोग इस तरह से ड्रॉ करें, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं कॉस का फंक्शन कुछ इस तरह से बना सकता हूं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना, दिस इज द कॉस का फंक्शन, तो नेगेटिव ऑफ कॉस का फंक्शन बेसिकली। तो इस तरह का फंक्शन हम देख सकते हैं और इस तरह का प्लॉट हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। और ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा का प्लॉट हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। और इसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन है, जैसा हमने पढ़ा था कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो हमने ऑलरेडी डायपोल के बारे में पढ़ रखा है, वो चीज भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जहां पे मिनिमम, दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज माय स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है, ये हमें पता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, टॉर्क भी वहां पे उस केस में 0 है, ठीक है।
P क्रॉस E हम लोग बोलेंगे, P साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये वाला जो है मैक्सिमम जो केस आ रहा है, दिस इज 180 बोलो या -180 बोलो, दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फ्रॉम, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम हियर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू भी देख सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जो कि हमने टॉर्क की वजह से, हमने टॉर्क को इक्वेट करके देखा था, ठीक है। पुराने लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी देख रखा है उसमें कि किस तरह से हमने टॉर्क का इक्वेशन लिखते हुए हमने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमने वहां पे डिराइव किया था, जो कि हम लोग यहाँ से डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू भी इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कर्व को एनालाइज कर सकते हैं फॉर द केस ऑफ डाइपोल। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के इसमें क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग द डाइपोल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इस तरह का क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है मेरे पास इस तरह से दी हुई है, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। डाइपोल का जो इनिशियल पोजीशन है वो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से दिया हुआ है, जो कि यहाँ से 37 डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन से 37 डिग्री पे इस तरह से इंक्लाइंड है उसका इनिशियल पोजीशन, और फाइनली कितना इंक्लाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 53 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो इसमें वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हुआ इसको यहां से यहां तक अलाइन करने में, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? अभी देखो, एक चीज है कि मैं इसमें ये तो बता सकता हूं कि इसमें नेगेटिव वर्क डन हुआ है या पॉजिटिव, ठीक है। क्यों? देखो कैसे हम लोग बता सकते हैं, एक आइडिया हम लोग ले सकते हैं कि देखो इनिशियली जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये था, ठीक है। अगर ये मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है, दिस इज माई माइनस क्यू एंड दिस इज माई प्लस क्यू, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरह से थी। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फाइनली किस तरह से अलाइन हुई, इस डायरेक्शन में अलाइन हुई, इस तरह का अलाइनमेंट हुआ। तो इनिशियली अगर ये इस तरह से अलाइंड था तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में था, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल कितना था, दिस इज 180 माइनस 37, ये इनिशियल इस तरह का कंडीशन था मेरे पास में। फाइनल कितना अलाइनमेंट हुआ, यहां से डाइपोल इस डायरेक्शन में अलाइन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, और ये मैं पी वेक्टर ई वेक्टर बना देता हूं, और ये एंगल 53 डिग्री, कुछ इस तरह का सिचुएशन है। मतलब नेट ये किस सेंस में ये घूमा, ये क्लॉकवाइज सेंस में घूमा, नेट ये क्लॉकवाइज सेंस में घूमा, और इस पर नेट टॉर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा था, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क, इसमें ध्यान रखो, इसमें क्लॉकवाइज सेंस में ही नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क लग रहा था। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास जो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इनिशियली इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसमें फोर्स नीचे में इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट टॉर्क जो है वो उसको, नेट टॉर्क के लिए ये फोर्स का ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स का ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो नेट टॉर्क इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेट टॉर्क इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और ये इसने कोशिश किया है, और ये रोटेट भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हुआ। मतलब टॉर्क जिस सेंस में घुमाना चाह रहा है उसी डायरेक्शन में ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये वही बात हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन इज पॉजिटिव। उसी तरह से टॉर्क जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। दैट मींस यहां से मैं दो ऑप्शन तो डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर सकता हूं, डायरेक्टली इसको बोल सकता हूं कि ये गलत है, बी एंड डी आर रॉन्ग। तो इस तरह से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें हम लोग एनालिटिकली अगर कुछ ऑप्शंस को फेज आउट कर सकते हैं, तो इस तरह के अप्रोच हमको रखना चाहिए। ये तो डायरेक्टली दिख जाता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो कभी कभी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से क्वेश्चन को एनालाइज करना, तो एग्जाम में काफी इजी पड़ जाता है हमारे लिए। अभी गलती होने के चांसेस हम बच गए, क्योंकि अगर मान लो मेरा नेगेटिव आ जाए तो हम दोबारा एक बार अपने आप को क्रॉस चेक करेंगे कि हमने कुछ गलती करी होगी, ठीक है। तो इस तरह का अप्रोच भी रखा करो। अभी हम लोग ये मेरे पास इनिशियल कंडीशन था, पी और ई वेक्टर में इस तरह का कंडीशन था इनिशियली, और ये मेरे पास फाइनल कंडीशन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यही चीज हमें बेसिकली निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस एक और ले लिया तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। और यू पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस पी डॉट ई, माइनस याद ध्यान रखना है, माइनस पी डॉट ई। तो माइनस पहले केस के लिए माइनस पी ई कॉस ऑफ 180 माइनस 37, ठीक है, माइनस फाइनल में एक बार फिर से हम लोग बोलेंगे माइनस टाइम्स ऑफ पीई, माइनस पीई कॉस ऑफ 53 डिग्री, ठीक है। यहां माइनस का ख्याल रखना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि बहुत लोग पी डॉट ई डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है। यू इक्वल टू पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई है।
तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ पीई एंड कॉस ऑफ 180 माइनस 37 इज माइनस कॉस 37, तो उसका एक माइनस मैं यहाँ ले रहा हूँ और कॉस 37 इज इक्वल टू 4/5, यहाँ से मैं इस तरह से ले रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस पीई कॉस 37 इज कॉस 53 इज 3/5, और ये हमारे पास नेट देखो पॉजिटिव आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 7 PE/5। ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी 7 E/5, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन इसमें। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड ऑफ अ डाइपोल QM12, तो इसका मतलब हुआ कि इसका चार्ज दिस इज माइनस Q, दिस इज प्लस Q, इसका मास M, इसका मास M, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 12, QM12 का ये मतलब हुआ। व्हेन इट क्रॉसेस द मीन पोजीशन, एक इस तरह से एक डाइपोल को छोड़ दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और डाइपोल को इस तरह से छोड़ दिया जाता है, तो मीन पोजीशन जब ये डाइपोल क्रॉस कर रहा होगा उस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर स्पीड क्या होगी, वो हमको बेसिकली इसमें कैलकुलेट करना है। तो देखो इसके लिए क्या अप्रोच होगा, वर्क एनर्जी, तो जितना वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी भी देखो इसमें वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन बाय, क्योंकि जिस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं बोल सकता हूं दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज व्हाट, यू इनिशियल, या फिर इसको पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी हम लोग बात कर सकते हैं, मैं जैसे बोल रहा हूं, ये तो एक अप्रोच हो गया। दूसरे ऐसे भी बोल सकते हैं ना, इसी सेंस में बोल सकते हो, इस पोजीशन 1 पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी को के से बोल रहा हूँ, के इनिशियल दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इससे भी कर लो, दोनों सेम ही बात होगी। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं यू जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है दैट इज 0, क्योंकि उसको रिलीज किया गया है। ठीक है, और इसमें किस तरह की काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा है, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसलिए सिर्फ इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, जिसको कि हम लोग हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ओमेगा एंगुलर स्पीड हम लोग वहां से कैलकुलेट करेंगे। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ICM ओमेगा स्क्वायर, यही ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है। यू इनिशियल कितना है मेरे पास, PE, ठीक है, PE डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू P.E होता है ना, कॉस ऑफ माइनस PE कॉस ऑफ 37 डिग्री, कॉस ऑफ 37 डिग्री, माइनस ऑफ यू फाइनल, यहां पे जब ये मीन पोजीशन पे आएगा, ये इस डायरेक्शन में, तो ये मेरे पास P वेक्टर हो जाएगा, P वेक्टर इधर हो जाएगा, तो उस केस में P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और ये माइनस में आएगा माइनस PE कॉस ऑफ 0 डिग्री, माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू व्हाट इज ICM, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक मास L डिस्टेंस पे है, ठीक है, यहां से यहां तक एक मास L डिस्टेंस पे है, दूसरा मास भी L डिस्टेंस पे है, तो ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर दैट इज 2ml स्क्वायर, 2ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस cos 45 दैट इज 4/5 टाइम्स ऑफ PE प्लस माइनस माइनस प्लस PE दैट इज इक्वल टू हाफ से ये कैंसिल आउट हो गया, ml स्क्वायर इंटू ओमेगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, और यहां से देख सकते हैं दिस इज PE/5, अब बाई ml स्क्वायर को भी इधर ले आओ और इसका रूट अंडर दिस इज माई ओमेगा। अब P की जगह क्या है, डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट हियर, तो डाइपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज, Q इंटू 2L, दैट इज माई डाइपोल मोमेंट, तो P विल बी 2QL E डिवाइडेड बाई 5ml स्क्वायर, तो यहां से L से ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास नेट आ जाएगा 2QE/5ml, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ से D करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग डाइपोल मोमेंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन है उसको इस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे इस पे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए, बाकी जो भी जेई में जो भी क्वेश्चन आएंगे या फिर प्रीवियस क्वेश्चन है PYQ, एडवांस PYQ, ये सारे हम लोग कवर करेंगे अपने एडवांस PYQ सीरीज में। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।